हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी अपनी राजस्थान पटवारी भर्ती को लेकर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना एग्ज़ाम होने वाला है 17 अगस्त 2025 को, जो कि बहुत ही पास में। आज के वीडियो के अंदर मैं एक टॉपिक पे बात करने हूँ, क्योंकि यार सभी के मन में ये डाउट आ रहा है कि भैया फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर से क्या वही घपले होंगे क्या जो पहले होते थे? किसी के 20 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 10 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के नंबर कम भी होते हैं, किसी के बढ़ते भी हैं। क्योंकि ये क्या होता था, क्योंकि ये शिफ्ट वाइज होता था। जब भी एक से ज़्यादा पारी के अंदर एग्ज़ाम होता था तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? क्योंकि देखो, किसी भी शिफ्ट के पेपर को अपन हार्ड या इजी मानते हैं। किसी शिफ्ट में बच्चों को पेपर हार्ड लगता है तो किसी शिफ्ट का पेपर इजी रहता है। तो भाई जब ये चीज़, जब किसी भी शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, मतलब कि जब एक से ज़्यादा शिफ्टों के अंदर पेपर होता है तो फिर पेपर का लेवल क्या है कि डिफरेंट भी। तो इसी के लिए अपन ने क्या है कि नॉर्मलाइजेशन करते थे। और नॉर्मलाइजेशन पहले जिस फॉर्मूले पे करते थे और अभी क्या अपडेट आया राजस्थान गवर्नमेंट की, तो आज के वीडियो के अंदर पर अपन यही डिस्कस करेंगे बेसिकली। वैसे पहले जब राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती थी, सबसे पहले क्या है कि वो जेड फॉर्मूले पे वर्क करती थी। जेड फॉर्मूले में क्या है कि वो 100% पेपर के 100% मार्क्स को मानती थी। ठीक है, कि 100% के बेस पे वो नॉर्मलाइजेशन करती थी कि इस पेपर का लेवल 100% के बेस पे और सेकंड पेपर का लेवल 100% के बेस पे फिर वो कंपेयर करती थी कौन सा पेपर अपना हार्ड है, कौन सा पेपर टफ है। उसके बेस पे वो नॉर्मलाइजेशन की, अगर किसी शिफ्ट का पेपर टफ आया है, ठीक है, तो उन लोगों के नंबर बढ़ जाते थे, और किसी शिफ्ट का पेपर अगर ईजी आता है तो उन लोगों के नंबर कम हो जाते थे, और ऐसे वो नॉर्मल कर देती थी। लेकिन अब क्या है कि उन्होंने बोला कि यार जैसे अपने राजस्थान के अंदर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर बहुत ज़्यादा वाद विवाद होते रहे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती थी, क्योंकि वो हर बार इस फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर देते थे। पहले कोई चेंज, फिर क्या चेंज, और वो जब भी रिजल्ट अपडेट करते थे तब इस फॉर्मूले को नीचे लिख देते थे कि हमने नॉर्मलाइजेशन जेड फॉर्मूले के बेस पे किया है। और जब बच्चा जब उस जेड फॉर्मूले के बेस पे अपनी परसेंटाइल या फिर बाकी अपना रिजल्ट कंपेयर करने जाता तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर वो बस मान लेता था, और उसका सिलेक्शन हुआ कि नहीं होता था तो वो कोई बात नहीं यार, वो मान के आगे बढ़ जाता था। क्या कर दिया, अब उन्होंने सोचा कि यार बाकी स्टेट में भी, तो बाकी अपन सेंटर की बात करें तो वहाँ पे भी तो नॉर्मलाइजेशन होता है। अब अगर बात करते हैं अपन एसएससी की, तो एसएससी में भी इस बार तो नॉर्मलाइजेशन का अलग ही लेवल देखने को मिला है कि 20-20 नंबर बढ़ गए बच्चों के, घट गए नंबर। इसलिए बोर्ड ही चेंज कर दिया गया। एसएससी का जो पेपर बनाता था वो वाला बोर्ड इस बार चेंज हुआ है एसएससी जेई को लेकर। तो पर क्या है कि इन्होंने कहा कि ये भी सेंट्रल वाले भी तो नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते थे, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि अब जो सेंटर वाले जिस मेथड पे नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करते थे हम भी उसी मेथड पे करेंगे। अब वो क्या है कि पहले ये जेड फॉर्मूला पे कैलकुलेट करते थे राजस्थान गवर्नमेंट है, अब नई अपडेट आ चुकी है कि अब ये क्या है कि परसेंटाइल फार्मूला, इक्वी परसेंटाइल फार्मूला होता है एक, जिसके अंदर क्या है कि इसके बेस पे ये क्या है कैलकुलेट करेंगे और इसके बेस पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो कि इक्वी परसेंटाइल फार्मूला क्या होता है। जैसे कि अपने 3 शिफ्टों के अंदर किसी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जैसे पटवारी का भी अपना पेपर होगा 2 शिफ्टों के अंदर कंडक्ट होगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, 9 से 12 और 3 से 6 के अंदर। अब ये क्या है कि शिफ्ट 1 के अंदर अगर किसी बच्चे के जो भी नंबर आ रहे हैं ना, मैक्सिमम शिफ्ट 1 के अंदर जितने भी बच्चे देंगे उनके अंदर जो बच्चा, किसी भी एक बच्चे के जो मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं उसको ये 100% मानेंगे। 100% मतलब कि उसको 100% की भैया ये इसका 100% है, ये हमारे पेपर का 100%, ना कि 300 में से 300 को ये 100% मान के जो बच्चा टॉप करा है ना, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है उसको 100% मानते हैं ये लोग। ठीक है, और फिर उसके बेस पे कैलकुलेट करेंगे कि भाई 100% अगर आपके आ रहे हैं 80% का मतलब है कि आप उस टॉपर से 20% कम हो। ठीक है, अगर टॉपर के 150 नंबर आ रहे तो आप उससे 20% कम हो। ठीक है, इस तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे। और पहले क्या जेड फॉर्मूले में कैलकुलेट होता था कि आप कितना टोटल से कितना कंपेयर हो, मतलब टोटल से कंपेयर करते थे। अब क्या है कि टॉपर से कंपेयर करेंगे। पहले 300 में से कंपेयर करके बताते थे, अब जो टॉपर के मार्क्स आएंगे ना उससे अपन को कंपेयर करके अपनी परसेंटाइल बताई जाएगी। तो अब इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले पे बेस पे रिजल्ट आएगा, जिसमें क्या है कि मतलब सिलेक्शन होने के तो चांसेस हैं ही, क्योंकि यार पहले क्या है कि टॉपर के भी नंबर, क्योंकि वो पहले जो नॉर्मलाइजेशन करते थे वो पेपर के बेस पे करते थे। अब पेपर के बेस पे उन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगा लेते थे कि यार ये हार्ड है कि क्या है, किस लेवल का, क्योंकि बच्चों के मार्क्स के बेस पे। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने जो टॉपर रहेगा उसके बेस पे कि भाई टॉपर के अगर इस एग्ज़ाम के अंदर इतने नंबर आ रहे हैं, सेकंड शिफ्ट के अंदर अगर टॉपर के इतने नंबर आए तो उनके बेस पे ये परसेंटाइल कैलकुलेट करके अपना रिजल्ट घोषित होगा, जिसके अंदर क्या है कि लगभग बहुत ही बढ़िया रहता है, मतलब ज़्यादा बदलाव या ज़्यादा मतलब अपनी इतना फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता जितना अपने जेड फॉर्मूले पे रहता था। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी 25 तारीख को ही ये अपडेट दिया है, प्रेस नोट में जारी कर दिया है इन्होंने कि अब हम 80% फॉर्मूले को बेसिस मान के नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, और इसका फॉर्मूला आपको आपके रिजल्ट के नीचे देखने को मिल जाएगा, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भाई क्लियर कर लेना कि नॉर्मलाइजेशन में
बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मोटिवेट होकर तैयारी करो। फालतू इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो नॉर्मलाइजेशन वॉर्मलाइजेशन कितने भी शिफ्ट में पेपर हो, अपन को अपना पेपर देना है बढ़िया तरीके से, पूरा एफर्ट्स लगा के, ठीक है, पूरे एफर्ट्स लगा के अपन को अपना एग्ज़ाम देना है, बढ़िया पॉजिटिव वे के अंदर एग्ज़ाम देना है, बिना पैनिक हुए, बिना स्ट्रेस लिए हुए, बिना किसी चीज़ को सोचे हुए, मतलब तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले एक बार मॉक टेस्ट दे लिया करो, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट देते रहो, प्रॉपर रिवीजन के साथ में मॉक टेस्ट दो। हर 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट दे लो लास्ट टाइम पे, बस इनफ है। डेली का एक मॉक टेस्ट भी प्रीफर कर सकते हो, पर दिन के अंदर 2-2 मॉक टेस्ट कोई प्रीफर मत करना भाई। 6-6 घंटे अगर आप मॉक टेस्ट के लिए बैठोगे तो कोई भी मतलब नहीं है। आप वहाँ पे प्री और मेंस एक साथ लिखने नहीं जा रहे किसी भी एग्ज़ाम का, तब दिया जाता है ये ईएससी के अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है, वो 3-3 घंटे के वो पेपर के लिए जाया जाता है। तो ये चीज़ अपन को नहीं करनी, ठीक है। कोई भी तो अपना क्या है, पटवारी ये 3 घंटे की सीटिंग वाला एग्ज़ाम है, तो 3 घंटे की सीटिंग में आपका दिमाग स्ट्रेस नहीं ले, उस तरीके से अपने दिमाग को ट्रीट करना है, ठीक है गाइस। बस यही था इस वीडियो के अंदर, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दूं, क्योंकि सभी के डाउट आ रहे थे कि भैया नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये राजस्थान गवर्नमेंट का नया रूल, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या है। तो ये सारे डाउट हो सकता है आप लोगों के क्लियर हो गए हों, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना मेरे को, तो मैं और आपको समझा दूंगा और ढंग से बता दूंगा। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस ओके बाय टाटा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और गाइस एक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको क्या है कि सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे। अपने पटवारी से रिलेटेड तो लगभग सभी शॉर्ट नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए, जो कि कोई प्रोवाइड नहीं करवाता, और जो प्रोवाइड करवाता है वो लगभग आपसे फ़ीस लेता ही है। मैंने आपको प्रॉपर बने हुए शॉर्ट नोट्स जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो, रैपिड रिवीजन कर सकते हो, वो प्रोवाइड करवा दिए। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल एंड में मिल जाएगा। ये मत सोच रहे डिस्क्रिप्शन ओपन करते ही लिंक नहीं मिला, आपको नीचे जाओगे डिस्क्रिप्शन में तब आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, बाय बाय गाइस।